हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मापन के चरण और मापन के आवश्यक तत्व। आज इसमें हम देखेंगे कि मापन प्रक्रिया करते समय हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है या फिर मापन प्रक्रिया के दौरान कौन से ऐसे आवश्यक तत्व हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ हम देखेंगे कि मापन के अंतर्गत व्यक्तित्व संबंधी अनेक शील गुण और योग्यताओं का मापन अंकात्मक रूप में किया जाता है। सबसे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मापन का अर्थ ही है किसी गुण और विशेषता को अंक प्रदान करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, शील गुण और योग्यताओं को। अब योग्यता तो हम सबको पता ही है। अब शील गुण क्या होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत सारे गुणों से मिलकर के बनता है। ठीक है, जब हम मापन करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर गुण जो होता है या उसकी विशेषता होती है उसी का मापन करते हैं। तो जो एक पर्टिकुलर गुण है उसको हम शील गुण कहते हैं। अब देखिए, एक व्यक्तित्व जो है वो गुणों का खजाना कहलाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम सारे ही गुणों का एक बार में अध्ययन कर लें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा और जो हम चाहते हैं कि जिस चीज़ का मापन वो सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई एक गुण होता है जिसको हम ले लेते हैं, उसी एक गुण को हम कहते हैं शील गुण। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, इन सभी शील गुणों और योग्यताओं का मापन निर्धारित सीमा में ना तो सफलतापूर्वक किया जा सकता है और ना ही ऐसा करना अति आवश्यक समझा जाता है। इस दृष्टि से व्यक्ति के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं का चयन कर लिया जाता है। जो उसके व्यक्तित्व में बहुत सारी विशेषताएं हैं उसमें से हम कुछ प्रमुख का चयन कर लेते हैं जिसको हम मापना चाहते हैं, जिसे हम शील गुण कहते हैं। जैसे पहले था कि बहुत सारे गुण होते हैं, उसमें हम कुछ विशेषताओं का चयन कर लेते हैं कि हमें इस चीज़ का मापन करना है और जिसके मापन का हम चयन करते हैं उस गुण को हम शील गुण कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से उन्हीं शील गुणों का अध्ययन का आधार बनाया जाता है जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के वर्तमान जीवन से जुड़ा है। अब देखेंगे कि यहाँ पे मापन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू 3 हैं। जब भी हम मापन की प्रक्रिया करते हैं उसमें जो स्टेप्स हमारे 3 हैं। सबसे पहले हमारा क्या है कि हमें यहाँ पे शील गुण को निर्धारित करना है कि हमें कौन सा गुण जो है, कौन से गुण का मापन करना है। ठीक है, पहले उसका निर्धारण करना है कि हमें बुद्धि का मापन करना है या फिर कोई और मापन करना है। ठीक है, जब व्यक्तित्व एक खजाने की तरह होता है जो असंख्य शील गुणों को विशेषताओं से भरा होता है। जिस प्रकार सागर की समस्त लहरों का गिनना संभव नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का ना तो निरीक्षण ही किया जा सकता है, ना ही व्यवहार के समस्त पहलू का अध्ययन किया जा सकता है। सुविधा की दृष्टि से हम व्यवहार को कुछ पहलू और शील गुण का चयन अध्ययन के लिए करते हैं। ये पहले बताया कि बहुत सारे, अगर हम सारे ही व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो हम ये कर ही नहीं पाएंगे, संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम सुविधा की दृष्टि से क्या करते हैं, कुछ ही गुण उसके चूज़ कर लेते हैं और उसी का अध्ययन करते हैं। और देखिए, जब भी हम कोई शील गुण जो है चयन कर लेते हैं उनका, तो हमें उसको परिभाषित करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसका हेडिंग में आप देखेंगे कि शील गुण को निर्धारित करना और परिभाषित करना। ठीक है, पहले तो उसको निर्धारित करेंगे कि हम जो है किस चीज़ का वो अध्ययन कर रहे हैं। शील गुण जो है, सारे गुणों में से कुछ गुणों को चयन करना और उसको हमने नाम दिया है शील गुण का। पहले उसका निर्धारण करेंगे और फिर उसको परिभाषित करेंगे। अब यहाँ पे ये बात आती है कि परिभाषित करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए हर एक चीज़ की परिभाषा अलग अलग होती है। अब हम जैसे कहेंगे कि आप बुद्धिमान हैं या कोई भी बुद्धिमान है, तो किसी के लिए बुद्धिमान कौन व्यक्ति है, जो कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर दे ले, या किसी के लिए वो है जो है कि बहुत जल्दी रट करके सारी चीज़ें याद कर ले। तो किसी के लिए वो बुद्धिमान है जो संसार के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हर एक व्यक्ति के लिए बुद्धिमान लोग अलग अलग हैं। कोई ये कहेगा कि जो घर के काम बहुत जल्दी कर ले वो बुद्धिमान है, कोई जो घर और बाहर को दोनों को मैनेज कर ले वो बुद्धिमान है। तो यहाँ पर क्या है कि बुद्धिमान की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें अपनी परिभाषा देनी है कि अगर हम बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं तो हमारे लिए बुद्धि क्या है और हम उसके किस गुण का परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो परिभाषित करना क्यों ज़रूरी है ये आप सबको क्लियर हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था मापन के स्तर का। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, मापन के स्तर का सबसे पहला पॉइंट है कि उसके शील गुण का निर्धारण करना और उसको परिभाषित करना। अब पहला पॉइंट तो होगा शील गुण का निर्धारण करना और परिभाषित करना। अब हम देखते हैं, जब हमने शील गुण निर्धारित भी कर लिए हैं और उसको परिभाषित भी कर दिया है, अब हम अगला, जैसे यहाँ पर अगर हम मान लीजिए सुंदरता की बात करते हैं। ठीक है, सुंदरता की, तो कुछ लोग अच्छे पहनावे को सुंदर मानते हैं
कुछ लोग लुक को सुंदर मानते हैं, कोई कहता है कि जिसका दिल अच्छा है वो सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदरता की भी डेफिनेशन अलग अलग है। यदि हम किसी की सुंदरता का मापन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना है कि हम सुंदरता में मान किस किस को रहे हैं, ठीक है, और उसके सुंदरता की हमारे अकॉर्डिंग परिभाषा क्या है, हमें ये क्लियर करना है, तभी हम उस जो शील गुण को है अच्छी तरह से निर्धारित कर पाएंगे। अब हम देखेंगे मापन का दूसरा स्टेप है, चरण है संक्रियाओं और व्यवहारों को निश्चित करना। इसमें हम देखेंगे, पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें मापन किस चीज़ का करना है, और सेकंड में हम देखेंगे कि हमें मापन किस प्रकार से करना है। जैसे मान लीजिए मुझे रूम की लंबाई का मापन करना है, ठीक है, कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि इस लंबाई को नापने के लिए मैं किस चीज़ का यूज़ कर सकती हूँ, मीटर का या फिर कोई और इंच टेप का, ठीक है, कि मैं किस साधन से इसको माप सकती हूँ, या फिर जैसे मैं बुद्धि का परीक्षण कर रही हूँ तो उस परीक्षण के लिए मुझे कौन से टेस्ट की आवश्यकता रहेगी, रुचि के परीक्षण के लिए मुझे किस टेस्ट की आवश्यकता होगी। और जैसे मैंने क्लास में देखा कि बच्चों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का अध्ययन करना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये चीज़ देखूँगी कि मैं किस किस प्रकार से या किस किस विधि से मैं ये नाप सकती हूँ कि मेरी क्लास में बच्चों के प्रजातांत्रिक मूल्यों का कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम, कि जैसे किसी शील गुण प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा का मापन करना चाहें, ठीक है, अगर कोई भी टीचर विद्यार्थियों के प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो है मापन करना चाहता है तो सर्वप्रथम हमारे लिए यह विचारणीय प्रश्न होगा कि छात्रों के कौन कौन से व्यवहार ऐसे हैं जिनमें उनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। उन व्यवहार के आधार पर ही उनके जनजीवन मूल्यों का मापन संभव हो पाएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले पॉइंट में था कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस चीज़ का मापन करना है, और सेकंड पॉइंट में है कि हमें उसका मापन किस प्रकार से करना है। और मापन का तीसरा और लास्ट पॉइंट है, जो शील गुण जो थे हमने निर्धारित किए थे और फिर उसके मापन का तरीका हमने देखा था, अब उनको हमें मात्रांकित करना है, मतलब कि उनको नंबर देना है कि कितने नंबर आए या हाउ मच, हाउ मैनी, कितने भी नंबर आए उनके गुणों का मापन करके रिजल्ट देना है। ठीक है, मापन प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू उपरोक्त व्यवहारों को चुनकर उन्हें अंकात्मक रूप में व्यक्त करना है। मापन मुख्य रूप से हमारे दो प्रश्नों का उत्तर देता है, हाउ मैनी और हाउ मच। भौतिक वस्तुओं का मापन मनोवैज्ञानिक गुणों के मापन की तुलना में अत्यंत सरल है। जैसे मान लीजिए भौतिक वस्तु, जैसे मुझे टेबल की लंबाई नापनी है, रूम की लंबाई नापनी है, ये मैं बहुत जल्दी से नाप सकती हूँ, ठीक है, और इसका एक्यूरेट रिजल्ट भी मेरे को मिल सकते हैं। लेकिन जब मैं मानसिक गुणों के बारे में बात करती हूँ या फिर किसी की रुचि के बारे में, उपलब्धि के बारे में मैं किसी का परीक्षण मापन करती हूँ, तो उसका रिजल्ट जो है एक तो बहुत एक्यूरेट नहीं आता है, और इसमें हम ऐसा दावा नहीं करते कि इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब मैंने मैथ में कोई क्वेश्चंस बच्चों को दिए हैं, हो सकता है किसी छोटे बच्चे को बहुत आसान लगे और किसी को बहुत मुश्किल लगे, तो हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि उसका बुद्धि स्तर कम है या ज़्यादा है। लेकिन जो भौतिक वस्तुएं हैं हम उसको अंक प्रदान बहुत जल्दी और सरलता से कर देते हैं, जबकि मानसिक गुणों को जो हम अंक प्रदान बहुत जल्दी से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आप आई होप आप ये नोट्स अपने तैयार कर लेंगे कि मापन के चरण और स्तर कौन कौन से हैं। ठीक है, और आपको अगर क्लियर नहीं भी हुआ हो, जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, प्लीज़ वो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।